नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है और ये कहा गया है कि 2 हफ्ते तक कोई भी एक दूसरे को और फायर नहीं करा जाएगा। क्या वाकई में ट्रंप साहब की बात को यकीन करना लाजमी बनता है? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि वो अपनी बात से मुकर जाते हैं या पलट जाते हैं। पिछले दिनों में कई ऐसे बयान सामने आए जब वो अपनी बातों से मुकर गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये जो युद्ध विराम है पूरी तरीके से साबित हो पाएगा, सही तरीके से, या लागू हो पाएगा? क्योंकि इसराइल ने भी ये कहा दिया है साफ तौर पे कि लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर ये जो युद्ध विराम है लागू नहीं होता, उनके ऊपर लगातार अटैक होते रहेंगे। पूरे विश्व पर इसका क्या परिणाम पड़ेगा हम जानेंगे और समझेंगे पूर्व एयर वाइस मार्शल सर ओपी तिवारी सर से कि क्या इसका इफेक्ट रहने वाला है, क्या वाकई में युद्ध विराम हो गया है। तिवारी सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। थैंक यू। ओपी सर, सबसे पहला सवाल, क्या वाकई में युद्ध विराम हो गया है? अपने नजरिए से समझाइए। और स्ट्रेटेजिक तरीके से क्या वाकई में युद्ध विराम आपको लग रहा है कि हो चुका है? जितेंद्र, देखिए, पिछले कई दिनों से ट्रम्प कोशिश कर रहे थे कहने की, स्टेटमेंट देने की, अपने फीलिंग्स ईरान के प्रति जाने की। लेकिन ईरान साफ तौर से मना कर रहा था हम्म। कि हम हमारी तरफ से कोई युद्ध विराम नहीं जब तक हमारी कंडीशन पूरी नहीं हो। लेकिन अभी जहाँ देखिए, कुछ उन्होंने अपनी कंडीशन ये 4-5 नहीं रखी है, डिटेल में पढ़ नहीं पाया हूँ। बट लेकिन उम्मीद लग रहा है कि इस बार 14 दिन तक ये सीज़फायर थोड़ा कामयाब रहेगा, क्योंकि ओके। इसमें कहा जाता है कि इसमें मुख्य रोल जो है चाइना और उनके अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का है। बिकॉज़ अमेरिका, ट्रम्प के पास भी मजबूरी थी, वो बहाना ढूँढ रहे थे किसी तरह सीज़फायर करने के लिए। पिछले साल कई इलेक्शन उनके यहाँ हुए हैं, छोटे लेवल पर, कई लेवल पर, हर जगह उनकी हार हुई। इस बिल्कुल। बार अभी जो नया सर्वे आया था, वो 60% से ज़्यादा लोग ट्रम्प के अगेंस्ट थे। इनको भी डर इम्पीचमेंट का था। जिस तरीके से इस वॉर में अमेरिका को नुकसान हुआ है, जितने एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट्स और कितने गए हैं, ये काफ़ी फिनोमिनल अमाउंट है। इनको पब्लिक के लिए एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो ये इनको एक अपनी इज़्ज़त से चाहते थे कि मैं इज़्ज़त बची रहे और पीछे चला जाऊँ। हम्म। लेकिन ईरान इसके लिए कभी तैयार नहीं था। लेकिन फैक्ट ये भी है कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो चुका था। कल या परसों जो रेलवे लाइन पर और रोड्स पे अटैक हुए, तो उसपे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसको डिस्ट्रॉय हो रहा है। सब डिस्ट्रॉय हो ईरान रहा को भी तो मजबूरी थी। ईरान को भी युद्ध विराम अवश्य ही चाहिए था, लेकिन थोड़ी अपनी कंडीशन पर, ताकि हम दबे नहीं। युद्ध विराम अगर दब के लेता तो उसकी हालत ईरान जैसी हो जाती। ये है। उसको भली बात मालूम है। इसको क्रिएट करना है काफ़ी सारी चीज़ें। कुछ कंडीशन जैसा लग रहा है कि अभी जो होगा यहाँ पर टोल कलेक्शन अवश्य होगा, सेंट और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में, और इसमें हम्म। पार्ट ओमान और ईरान का दोनों होगा। इफ यू रिमेंबर 1956-53 के आसपास ये सेम सिमिलर सिचुएशन कैनाल, स्वेज कैनाल पे हुई थी। हम्म। जिस पर पहले ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, बाद में ये इजिप्ट वालों ने उसको नेशनलाइज़ करके अपने कंट्रोल में लिया था। तो ये नतीजा एक यही लग रहा है कि इस वॉर का, कि हॉर्मुज़ का कंट्रोल इन 2 देशों के बीच में रहेगा, ओमान और ईरान में। ईरान ने एक अच्छा कार्ड खेला था करीब 1 हफ्ते पहले। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये जो हॉर्मुज़ का कंट्रोल हम और हमारे पास करेंगे, ओमान करेगा, बिकॉज़ आधा पोर्शन ओमान के पास है और आधा पोर्शन हमारे बिल्कुल पास है। बिल्कुल। हम्म। दोनों का सी वाटर पैकेज है। तो इसमें एक ईरान की इनकम भी अत्यंत आवश्यक है, बिकॉज़ ईरान को भी बिल्डअप करना है। ईरान के अपने नुकसान खत्म करने हैं, तो ये मेरे ख्याल से अगर सीज़फायर हो गया है, ऑयल खुलेगी और टोल कलेक्शन होगा, तो ये आगे बढ़ने की कोशिश हो सकती है। हमें हम्म। उम्मीद यही करते हैं कि विश्व शांति के लिए ये सीज़फायर अत्यंत आवश्यक है, और डिपेंड्स अपॉन इज़राइल में क्या हो रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक अमेरिका और ईरान का सवाल है, ईरान का प्रश्न है, ये सीज़फायर 14 दिन तक चलेगा। मतलब आप जो बात कह रहे हैं कि फायदा कहीं ना कहीं ईरान का है। सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे। लगातार जो ईरान ये बात कह रहता है कि हमारी जो शर्तें हैं जब तक वो नहीं मानी जाएंगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या अमेरिका ने ईरान की शर्तों को मान लिया है एक तरीके से? क्योंकि वो लगातार ये बात कह रहा था। और जो ट्रम्प साहब हैं वो लगातार बात कह रहे थे कि कोई रास्ता नहीं है ईरान के पास, उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में सर क्या डील हुई होगी? क्या जो ईरान की शर्तें हैं अमेरिका ने वो मानी है, या कुछ शर्तें ईरान ने अमेरिका की मानी है, इसीलिए बात टेबल पर आई है और कहीं ना कहीं एक सीज फायर हुआ है कि हाँ, कुछ दिनों के लिए सीज फायर करते हैं और बैठ के बात करते हैं, ऑन टेबल डिस्कस करते हैं। देखिए, जहाँ तक ट्रम्प साहब की बात है, वो तो बात किए जा रहे हैं। भई न्यूक्लियर भी बंद हो जाएगा इनका, बड़े रेंज की मिसाइल्स नहीं बनाएँगे, उनकी जो कंडीशंस थी, हम रेज़ीम चेंज होगा। इसमें एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है। हम्म। जहाँ तक एटम बम का सवाल था, वो बना ही नहीं रहे। हम्म। बनाने की उनको जरूरत भी नहीं। जब उनको एटम बम चाहिए तो नॉर्थ कोरिया और रूस देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और हम्म। दूसरी बात, मिसाइल्स का वो रोक ही नहीं सकता। नहीं तो ये बिल्कुल। परेशान कर देंगे, इज़राइल को अच्छे से परेशान कर सकते हैं। तो ये जो हम्म। कंडीशन है उनकी, वो बोलिए, उनके नेता ज़रूर मारेंगे।
नेता टॉप एचेलॉन सभी मारे गए, तो हो सकता है कि जो नीचे के जो नेता जो अभी टेक ओवर कर रहे हैं वो थोड़े सॉफ्ट लाइनर, तो हम्म। इसको कह सकते हैं कि रेजिम चेंज कर दिए। रेजिम चेंज चाहे अपने आप नहीं किया उन्होंने, उसी कंडीशन में उसी लाइन के लोग हैं, हो सकता है इसमें थोड़ा सा झुकाव इनको तालमेल हो जाए और कुछ सेटिस्फेक्शन, संतोष अमेरिका को मिल सकता है कि इतने हार्ड लाइनर्स अभी हमारे टॉप पर नहीं। दूसरी वजह ज्यादा ईरान का सवाल है, देखिए ईरान को तो पैसा ये हॉर्मुज से लेना, देखो ईरान की जितनी तबाही हो गई उसको वापस आने के लिए उसका कलेक्शन तो पैसा अत्यंत आवश्यक बिल्कुल। है। तो पहले बता रहा था कि जिस तरीके से इजिप्ट ने इजिप्ट ने सुएज कैनाल को किया है, तब इसी तरीके से ईरान ने भी चाहा और ओमान के हम दोनों मिलकर पैसा वसूलेंगे तो इनकम तो इनकी बढ़ेगी। तो हम्म। इसमें जो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, कि सबसे ज्यादा फर्क ये पड़ा कि जो इंश्योरेंस कंपनी थे उन्होंने इतना रेट बढ़ा दिए थे कि ज्यादा महंगा पड़ रहा था। अभी जब हम्म। ऑलमोस्ट खुल जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी का रेट कम होगा और वही पैसा इन द फॉर्म ऑफ टोल ये दोनों देश कलेक्ट करेंगे, और ईरान के लिए ओमान के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ईरान के लिए खासकर, बिकॉज हम्म। ईरान के सारा ऑयल भी जा रहा है और ईरान के लिए पैसा चाहिए अभी वापस लाने के लिए। जिस तरीके से तबाही की है उन्होंने, पचान युग में भेज देंगे, लेकिन ये पचान युग में तो नहीं भेज पाए, लेकिन काफी इंफ्रास्ट्रक्चर इनको अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर बना दिया। ऊपर से ये या, होता है कि अमेरिका। जी जी हाँ जी, जी बात बोलिए। कंप्लीट। जी, अपनी बात कंप्लीट करिए सर। आप देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि इजराइल इजराइल अटैक बंद करता है कि नहीं, इजराइल को भी बड़ा अपने सवाल बॉर्डर वही के है। अंदर प्रेशर आके और एक भी बॉम्ब उन्होंने अगर ईरान को गिरा दिया तो ये सीजफायर खत्म हो जाएगा। अब दूसरी बात, ईरान को भी बर्दाश्त करना होगा कि हिजबुल्लाह पर तो ईरान इजराइल अटैक करना बंद नहीं करेगा, हूथी हम्म। पर अटैक करना बंद नहीं करेगा। तो इसमें ईरान का क्या रिएक्शन होगा, ये समय की बात है, देखने की बात है, और परमानेंट सोल्यूशन की तरफ यही ले जाए। अब आपको लगता है कि सर कि कहीं ना कहीं जो गेंद है वो इजराइल के पाले में है, कि अगर वो इस सीज फायर का पालन करता है तब तो चीजें ठीक रहने वाली हैं। अगर इजराइल कहीं ना कहीं इसमें जो एक अड़ंगा लगा देता है, वो अड़ जाता है कि नहीं, हम तो इन पर अटैक करेंगे, लगातार करेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सर तब ज्यादा खड़ी हो सकती है। तो अब इजराइल के ऊपर दारोमदार है कि वो किस तरह रिएक्ट करता है। वो क्लियर कह चुका है कि सर हिजबुल्ला इस सीज फायर में शामिल नहीं होगा, लेबनान के ऊपर जो अपर अपर लेबनान है या अपर इजराइल है उसके ऊपर लगातार अटैक वो करता रहेगा। तो ऐसे में सर कैसे लगता है कि हाँ, पटरी पर चीजें आ पाएंगी। तो देखिए, इजराइल के लिए अकेले उतनी क्षमता नहीं है कि सारे फ्रंट पर लड़ सके। हम्म। इस लड़ाई में अमेरिका को लाने का, हाँ लाने में जहां तक मेरा मेरा विचार है कि इजराइल और इजराइल की जो डायस्पोरा है वहां पर अमेरिका में रह रहे हैं, उनके प्रेशर में ये वॉर में हम्म। बिकॉज उसके बार बार स्पीकिंग कर रहे थे कि बात होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, मीटिंग शुरू होने के पहले अटैक। हम्म। ये ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि ट्रम्प साहब उनके हाथ में पकड़ी बने। देखिए, इस वॉर में मेन ऑब्जेक्टिव इजराइल का क्या था? इजराइल, अमेरिका का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, अमेरिका को वॉर लड़ने का कोई कारण नहीं था, हम्म। लेकिन इजराइल का मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हम ईरान को थोड़ा कमजोर कर दें, ताकि वो हिजबुल्ला को, हूती को, और अभी एक पीएमएफ है जो इराक में ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सपोर्ट न करे। हम्म। दूसरा एक मेजर ऑब्जेक्टिव इजराइल का था सदर्न लेबनान पर कब्जा करना। ये बहुत पहले कब्जा कर चुके थे, फिर उसके बाद ये छोड़ के जाना पड़ा था। एक हम्म। लितावी रिवर है, उसके साउथ वाला पोर्शन गया, आज बफर जोन चाहिए। इट बफर जोन ही नहीं बल्कि एक बहुत ही फर्टाइल लैंड है। वो लितावी रिवर के सदर्न बेस में, सदर्न लेबनान जिसको पोर्शन है, वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है। उसपे इजराइल का दो पर्पज सॉल्व होता है, एक तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन, सेकंड बफर जोन, और अपना एरिया ग्रेटर इजराइल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक सवाल है, उनकी आर्मी आगे पहुंच चुकी है, काफी दूर तक पहुंच चुकी है, लेकिन हिजबुल्ला जो है बीच बीच में कहीं से अटैक करता रहता है, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहता है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला एक्चुअली पहले बता दूं बना क्यों था, कि सदर लेबनान को जब इजराइल ने पहले भी एक बार कब्जा करने की कोशिश की थी, सदर लेबनान में सियाज हम्म। डोमिनेट करते हैं, डोमिनेट मैक्सिमम कर। पॉपुलेशन सियाज में, तो सियाज को काउंटर करने के लिए हिजबुल्ला बना था। बाद में ईरान ने हिजबुल्ला की हेल्प करनी शुरू कर सिया के नेटवर्क, बहुत हेल्प, बिकॉज हिजबुल्ला को भी सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट से काम नहीं चला था, और इतना सपोर्ट दिया कि हिजबुल्ला बहुत ही मजबूत हो चुका है। तो इजराइल की जिस तरीके से आर्मी मूव कर गई है, और हिजबुल्ला ने अगर अपना वॉर मतलब रिटिलिएट करना कम कर दिया, तो यहाँ पे इजराइल इजराइल भी अपना सीज फायर की तरफ वर्क बिल्कुल करेगा, सर, लेकिन वो सब पॉइजन इतिहास की हिजबुल्ला बातें का। हो गई हैं। ओपी सर, हम अगर अभी अभी के उस पर हम चर्चा करें ज्यादा तो बेहतर होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी जो सिचुएशन बनी है बहुत क्रिटिकल बनी हुई है। अमेरिका कह रहा है कि हमने अपने सारे मोटिव इसको अचीव कर लिए हैं। ईरान कह रहा है कि हमने अपनी शर्तों पर झुका दिया है। और चर्चा ऐसी भी सामने आई है कि चीन ने बड़ा रोल इसमें अदा किया है सीज फायर कराने में। क्या वाकई सर चीन ने कोई रोल इसमें अदा किया है?
कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि सर सबसे ज्यादा नुकसान चीन को भी बहुत ज्यादा हो रहा था। उनका बहुत सारा तेल ईरान से आता था और बहुत सारी चीजें ईरान से कनेक्टेड थी। क्या चीन का कोई रोल रहा है पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान सब मध्यस्थता कर रहा है इसमें? देखिए, मध्यस्थता वही कर सकता है जिसकी कुछ औकात हो। हम्म। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। ये कहते हैं किसके शादी में बेगाना दीवाना हो जाते बेगानी हैं। शादी में अब्दुल्ला वो दीवाना। कौन सुनेगा, किसकी बात सुनेगा? पाकिस्तान में दम क्या है? अपने यहाँ तो उसके ऑयल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, लोग परेशान हो गए हैं। अपना नाम आ गया, इतने में खुश हो गए, दिखाने के लिए हम मध्यस्थता करें। देखिए, बात उसी की सुनी जाती है जिसकी थोड़ी औकात हो। गाँव में, शहरों में जो भी दबाव होता है, कहीं पर भी कोई मध्यस्थता होती है, वही सुना जाता है जिसका थोड़ा इफेक्ट हो, पावर हो या कुछ कंट्रोल कर सकता है। चाइना नंबर 2 पावर। चाइना आगे बढ़ रहा है। चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाइना का नुकसान काफी हो रहा था, लेकिन चाइना के पास और भी ऑप्शंस थे। चाइना को पूरे एशिया को नुकसान हो रहा था। एशिया को क्या कहें, पूरे विश्व को नुकसान हो रहा था बहुत ज्यादा। लेकिन चाइना का रोल अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हो सकता है कि ट्रम्प साहब सामने से आके चाइना को फेल देना नहीं चाहते, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा दबाव आ जाएगा, झुकाव हो जाएगा कि ऑलरेडी नंबर 2 टू चाइना, मतलब बिल्कुल। अपना पोजीशन खो चुके हैं। और दूसरी बात, इसकी प्रेसिडेंट की बात कोई सुनने के लिए तैयार था। ईरान ने भी कहा था हम उससे वाइस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, हम्म। जेडी वांस की उनसे ही बात जेडी करेंगे, वांस से, ईरान ने भी कहा। बिल्कुल। हाँ, तो इन्हें तो ये जब जो मैं अभी कुछ पढ़ रहा था, इसको लग रहा है कि इन दोनों का रोल बहुत ज्यादा रहा है, चीन और रूस। बिकॉज जो भी देश आगे चीन करने की और। चाहती है उसका, चीन और ईरान के, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का, ओके। इनका नेगोशिएशन रहा था। हम्म। इनका नेगोशिएशन ज्यादा रहा है। बिकॉज ट्रंप की आंतरिक स्थिति खुद ही खराब हो चुकी है। उनकी पार्टी वाले भी सपोर्ट नहीं है। कुछ एमपी उनको इम्पीचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। पब्लिक को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब अपने किसी तरीके से फेस कवर करने के लिए दिखा रहे हैं कि हमने सारी ऑब्जेक्टिव अचीव करी। एक्चुअली ट्रंप का वॉर में जाने का कोई ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। हम्म। ट्रंप का ऑब्जेक्टिव था ईरान को डिस्ट्रॉय करना, और उन्होंने एक एक कोशिश अवश्य की। वो डब्ल्यूएसओ जो F-14 का जो डब्ल्यूएसओ को रिकवर करने के बहाने उन्होंने हम्म। कुछ अपना एक ट्रायल कोशिश की कि हम न्यूक्लियर को उड़ा सकते हैं। उसका नतीजा इनका ये हुआ, पायलट को तो रिकवर कर लिया उन्होंने, लेकिन 2 या 4 या 6 जहाज इनके मारे। मार देगा, 6 बिल्कुल। जहाज क्लियर इंडिकेशन था कि अब ऐसा तुम अटैक करोगे तो कई लोग मारे जाएंगे। हम्म। तो पता चल गया था कि जो हमने आर्मी को, इनकी आर्मी ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया था, ट्रम्प साहब ने ओवर एस्टिमेट किया था कि हम उनके न्यूक्लियर लेके आ जाएंगे और हम ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो लेकिन सर अपना आपको वो जिस लगता है दिन कि का, ओपी सर, आपको लगता है कि ये ट्रम्प साहब की जो ये कूटनीति है या एक रणनीतिक विराम इसको माना जाए? क्योंकि सबसे अहम रोल तो उन्हीं का रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, वो कुछ भी कह देते हैं और अपनी बात से पलट जाते हैं तुरंत, और डंके की चोट पर अपनी बात को कहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कूटनीतिक रणनीति उनकी है, या फिर एक रणनीतिक विराम इसको कह सकते हैं, या एक रणनीतिक साजिश कह सकते हैं इसको, कि नहीं अभी हम पॉज लेते हैं, दोबारा से अपने आप को रीग्रुप करते हैं, इजराइल भी और अमेरिका भी, और अगर बातें इन्होंने नहीं मानी तो हम दोबारा से उसी ट्रैक पर आ जाएंगे, और जो पाषाण युग में भेजने की हम बात कह रहे थे, हम दोबारा से बहुत तगड़े तरीके से अटैक करेंगे इनको? क्या इस तरह के संकेत भी नजर आते हैं आपको इस पूरे प्रकरण में? जितेंद्र, आप जो कह रहे हो इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हम्म। ट्रम्प क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये संबंध की बात है। ट्रम्प को कितना फर्क पड़ता है? हम्म। ये कूटनीति की एक तो तरीका है कि भाई क्या नहीं करने का करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज की बात बताना चाहूंगा। देखिए, मिडिल ईस्ट के देशों को समझ में आ गया है कि हमारी रक्षा में खुद करनी है, बिल्कुल। अमेरिका नहीं। तो क्या करेंगे? वो इक्विपमेंट्स खरीदेंगे। कहाँ से हम्म। खरीदेंगे डिफेंस इक्विपमेंट? यूएस से अमेरिका से। खरीदेंगे। और उनकी डिफेंस लॉबी है, तो डिफेंस लॉबी का डिमांड बढ़ गया, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। एक ऑब्जेक्टिव ट्रम्प का अचीव करेंगे, जो पूरे दिल से खोल के कहना नहीं चाहते। मेन ऑब्जेक्टिव ये बदल गया। बीच में शेयर मार्केट का उलटफेर उन्होंने कई बार कराया, उनको काफी प्रॉफिट हो गया। ये जो पहुंच गए, अब ये जो है कि अटैक दोबारा करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, ये तो थोड़ा सा रुकावट, मेन रुकावट इसमें यही है कि अमेरिका की पॉपुलेशन का, अमेरिका के सिटीजन का उनके प्रति क्या झुकाव है और कैसा उनका रुख रहेगा। अगर सड़क पर आगे दिखाने की कोशिश की तब ट्रंप की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये तो निश्चित है कि ट्रंप साहब अगले टर्म में तो आएंगे नहीं। हम्म। लेकिन इम्पीचमेंट का भी उनका डर है, हम्म। निश्चित डर है। जिस तरीके से कितना लास्ट समय वो 60+ लोग इनके अगेंस्ट में चले गए हैं। कई बिल्कुल। एमपी ने कुछ इम्पीचमेंट लाने के लिए आगे भी कोशिश की है। तो ये जब और सब प्रभाव रहेगा तो ये हो सकता है कि इस बात पे उनको डर, वो रुकना पड़ेगा, सीजफायर को रुकना पड़ेगा। लेकिन ये सब अगर झुकाव नहीं फर्क पड़ता तो कब चाहेंगे कब अटैक करा सकते हैं, कब आपने चीफ को ऑर्डर दे सकते हैं कि जाके कराओ, इसका भी कोई नकारना मुश्किल नहीं है, कभी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कई चीफ ने और कई जनरलों ने रिजाइन किया, उन्होंने हम्म। कहा कि हमें रेजिग्नेशन हमें एक्सेप्टेबल है, अदर देन द
जबरदस्ती मर्डर ऑफ सोल्जर्स, अगर सोल्जर्स को सेक्रीफाइस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम खुद ही सेक्रीफाइस अपना पोस्ट छोड़ के चले जाए। इसका मतलब एक बहुत क्लियर कट लोगों के अंदर इंटरेस्ट है, इनके प्रति विश्वास नहीं है और इनके प्रति कोई लगाव भी नहीं है कि हम इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके आर्मी, एयरफोर्स और पायलट्स तो किसी लेवल तक डीमोटिवेटेड तो अवश्य है ही। लेकिन बिकॉज ओपी ये सर, जिस तरीके मैं एक से चीज समझना चाहूंगा आपसे सर कि अभी जैसे कि ये युद्ध विराम हुआ है, हम आपने बोला पाकिस्तान की औकात नहीं है, तो क्या चीन और अमेरिका के बीच में एक थर्ड चैनल से बातचीत हुई है और पाकिस्तान को सिर्फ एक पोस्टमैन बनाया गया है, मैसेंजर बनाया गया है कि नहीं, आप एक बीच में एक पोस्टमैन की भूमिका निभाइए, हमारे जो संदेश हैं एक दूसरे के प्रति चाइना और अमेरिका के बीच में, उसको आप पहुंचाते रहिए। क्या अमेरिका और इसराइल, माफ कीजिए, अमेरिका और चीन के बीच में पाकिस्तान सिर्फ एक मैसेंजर है, पोस्टमैन है? ये बिल्कुल सही है, पोस्टमैन तो नहीं कहूंगा, नाम दे दिया गया है। हम्म। ठीक है, बिकॉज चीन के पास, एक जो ईरान के पास कमी थी, इंटेलिजेंस, रिलायबल इंटेलिजेंस, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, बिकॉज उनके पास सैटेलाइट नहीं थी। कि हम्म। चीन ने बीच में अपना एक एक इंटेलिजेंस इनपुट देकर इनका काफी नुकसान कर, हम्म। ठीक है। तो ये अमेरिका को अच्छी तरह समझ में आ गया कि हम चीन को भी टेक ओवर नहीं कर सकते। चीन जी। डायरेक्टली वॉर में नहीं आएगा, बट इंटेलिजेंस इनपुट देते हुए हमारा ईरान के माध्यम से डिस्ट्रॉय करता है। नुकसान ये करता अमेरिका रहेगा। को मालूम है। हाँ, हम्म। लेकिन ये अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि मैं चीन के दबाव में कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी अपना को सुपर पावर समझता है। ट्रम्प साहब कभी कहेंगे नहीं। तो इसको कवर अप करने के लिए पाकिस्तान को बीच में लाया गया है। हम्म। पाकिस्तान मैसेज भी नहीं होगा, बात मेरे ख्याल से डायरेक्टली हो रही है, बट ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से होगी। अब पाकिस्तान की मध्यस्थता की तो कोई औकात ही नहीं है। तो ये चीन नहीं चाहते कि चीन को क्रेडिट मिले, हम्म। और चीन भी अपना क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं है। चीन को क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। चीन का कोई अपना जरूरत नहीं है, मजबूत हो बिल्कुल। रहा है, अपना हम्म। पर्पस सॉल्व कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से जैसे हमारे भारत में अच्छी हमारी स्थिति हुई कि चुप रहना भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप रहा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आंख बंद करके ईरान के साथ जाओ, इजराइल के साथ जाओ, अमेरिका के साथ जाओ, अपना टू कीप मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दिस पार्टीज, बिकॉज हम्म। एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अस। इस तरीके से भारत की कूटनीति इस टाइम बड़ी अच्छी रही है। और ये मैं श्योर शॉर्ट मतलब साथ कर रहा हूँ कि इसमें विदाउट चाइना के इंटरफेरेंस, विदाउट चाइना के इंटरफेरेंस से ये युद्ध विराम नहीं हो सकता था। ईरान भी नहीं मानता, बिकॉज ईरान को भी चाइना की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरत है, मिसाइल का बिल्कुल। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चाइना से सॉलिड फ्यूल बहुत चाहिए और कई सारी चीज चाहिए। विदाउट चाइना है कि मेन स्तंभ और मेन वो रहा बेस है जिसकी वजह से ये वार हुआ है। और उसमें ट्रम्प के साथ अगर डिस्कशन होता तो फिर विचार से बनता। They were always looking for a matured man that they found in a vice president में मैच्योरिटी मिली है, तो उनका जेडी वांस और इनके बात हुई है, जिस तरीके से ऐसा प्रतीत हो। ओबी सर, क्या आपको लगता है कि आप क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी जानते हैं किस तरीके से देशों के बीच में होती है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस तरह बनाई जाती है, क्या आपको लगता है कि अगर ये युद्ध विराम जो अभी हुआ है और जो पीस टॉक चल रही हैं, जो नेगोशिएशन चल रही हैं, 2 हफ्ते का समय है, 10 तारीख से शुरुआत होगी इस्लामाबाद में, अगर सर बात नहीं बन पाती है किसी वजह से कि दोनों देश एक दूसरे की शर्तें मानने से मना कर देते हैं, एक तो संभावनाएं बताइए कितनी उसकी संभावनाएं रहेंगी। दूसरा सर मेरा इसमें यह सवाल रहेगा कि अगर जो टॉक्स चल रही हैं वो फेल हो जाती हैं, तब क्या स्थिति बनती है, तब क्या स्थिति आप देखते हैं पूरे विश्व की सर? जितेंद्र, टॉक फेल होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी मैं जहां तक सोच रहा हूँ, जिस तरीके से दोनों देश परेशान थे, इसराइल को मैं बाहर, हम्म। ईरान और अमेरिका दोनों परेशान थे कि युद्ध विराम हो जाए, तो इसकी संभावनाएं कम है। कई जो शर्तें हैं, सारी की सारी शर्तें किसी की भी कंप्लीट नहीं, किसी के हम्म। मानेंगे नहीं। कुछ कुछ शर्तों में सब थोड़ा आंख बंद करेंगे। अब अमेरिका जैसे मान लीजिए कहेगा कि आप चाहे ईरान कहेगा कि हम मिसाइल नहीं बनाएंगे, तो वो करेगा लंबी दूरी के लिए। ईरान का जो मिसाइल न बनाने का एक ही होता, अमेरिका के लिए मिसाइल नहीं बना रहा था, वो मिसाइल इसराइल के बिल्कुल, लिए इजराइल के लिए बना रहा था। बना। हाँ, तो कहेगा मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन वो बनाएगा। हम्म। कहने की बात है। तो ट्रम्प साहब ने है भी वेरी हैप्पी कि हाँ हमने उन्होंने एग्री कर लिया। न्यूक्लियर वाले में तो ईरान पहले से ही एग्री कर गया है, हमें इससे ज्यादा रिचमेंट नहीं करेंगे, हमें तो भाई पीसफुल पर्पज के लिए काम करना है, करना हम्म। है। अब तीसरी जहां बात है कि भी ईरान कह रहा है कि हमारा डेवलपमेंट का खर्चा कौन देगा। बिल्कुल। तो डेवलपमेंट का खर्चा तो उसको इससे माध्यम से मिल जाएगा, हॉर्मुज स्टेट से जितनी शिप जाएंगी पैसा देने लगेंगी। हम्म। सैंक्शंस तो अमेरिका ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत हटा ही लिया था, तो सैंक्शंस हट ही जाएंगे। ठीक है, तो सैंक्शंस हट ही जाएंगे, तो इसमें ईरान को ज्यादा आपत्ति नहीं है। ईरान मतलब अमेरिका को इन सब में आपत्ति नहीं है, एक्सेप्ट मिसाइल्स की आपत्ति है अगर इजराइल इंटरफेयर करे।
और न्यूक्लियर क्यूबा प्रोग्राम तो ईरान। कहीं ना कहीं वैसे ही उनका कम हो चुका है। और साथ ही साथ अमेरिका ने ये भी बोला है सर, जब ट्रम्प का बयान आया, ट्रम्प साहब का, कि हाँ, हम उनके यूरेनियम का या न्यूक्लियर प्रोग्राम का ध्यान रखेंगे, और जो यूरेनियम है, आईएईए उसकी निगरानी करेगा, ध्यान रखा जाएगा। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि जो सबसे बेशकीमती चीज इस वक्त ईरान में अगर है तो वो यूरेनियम है। ईरान, क्या सर आपको लगता है कि वो यूरेनियम लौटाएगा आईएईए को, जो कि एक संस्था है जो पूरा विश्व का न्यूक्लियर चीजों को देखती है? क्या वो राजी होगा उस देखिए चीज के लिए सर? देखिए, आईएओ के इंस्पेक्शन के लिए तो हमेशा तैयार रखे हो, आप हम्म। आ जाओ इंस्पेक्शन के लिए। अब एनरिचमेंट जितने परसेंट पर कहा है उतने परसेंट पर है, तो उसको देने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज हम्म। इसको एनरिचमेंट उस लेवल तक पहुंचने के लिए खर्चा बहुत होता है। ईरान लौटाएगा तो हम्म। मैक्सिमम अगर हो सकता है तो न्यूट्रल बेस, लाइक रशिया हो या चाइना हो, क्या हमने वहां, अमेरिका वो कभी नहीं देगा वो। इस शर्त पर भी अमेरिका को मानना पड़ेगा कि तुम हम्म। एनरिचमेंट लेके करो। या फिर जैसे कि जब सर इसने एक चीज मना सामने किया आई तो थी इसमें, कि अमेरिका ने ही एक प्रस्ताव रखा था कि आपका जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको आप हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज कीजिए, हमारी कंपनी वहां पर इन्वेस्ट करेंगी, हम आपको उसमें आगे बढ़ाएंगे। तो क्या वो पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद उस बात पे बात बन जाए कि आप इससे एनर्जी बनाइए, आप इससे बॉम्ब मत बनाइए, एनर्जी बनाइए, हम इसमें आपका सहयोग करेंगे? क्या वो पॉसिबिलिटी नजर आती है आपको? जितेंद्र, अभी जिस पर अटैक कर रहे थे न्यूक्लियर इन्वेस्ट पर, वो पीसफुल पर्पज के लिए रशिया ने इन्वेस्ट किया हुआ, हम्म। रशिया ने बनाया हुआ, उनके पास ऑलरेडी है। ठीक है। और कंपनी चाहेंगे तो आई थिंक ईरान मना नहीं करेगा, क्योंकि जो रशिया का इन्वेस्टमेंट है उसको तो हरा नहीं सकता वो। बिल्कुल मान लो बिल्कुल। तुम्हें करना है तो करो, इसके ऊपर आके कर लो यहाँ पर। तुम्हें तो हम्म। बहुत मौका है, कंस्ट्रक्शन करो, तुम्हारी कंपनी का आने का बहुत मौका है, कंस्ट्रक्शन करो, सब कुछ करो। लेकिन इसके ईरान से उसकी डायरेक्ट अमेरिका से कोई टच नहीं था, ना अमेरिका से वो इन्वॉल्व करना चाह रहा था। इसमें मेन रोल इजराइल का ही है। हम्म। अब इजराइल जैसे क्या कंसर्न करता है, ट्रम्प साहब तो अब मान ही जाएंगे कि हम तो जीत के सारी कुछ हो, हम्म। बिकॉज कहेंगे तो हमारे टॉप लीडरशिप भी बदल दिया उन्होंने, बिल्कुल। क्योंकि जितने हार्ड लाइनर्स थे बेचारे वो मारे गए। अब जो नीचे लाइन में थोड़े सॉफ्ट लाइनर है, तो एक तरीके से उनका अचीवमेंट हो गया है। हम्म। मतलब वो देखो कि भी हमने सबको मार दिया तो हमने भी चेंज कर दिया, खुबानी चले गए तो हमने चेंज कर दिया, भले खुबानी का बेटा हो या कोई और है, हमने बदल दिया। अब दूसरी बात है कि एटॉमिक रिएक्टर के लिए उसने कहा कि हम भी तैयार हैं, आप आ जाओ, लेके जाओ, अगर ज्यादा कहा तो लेके जाओ। और जो अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी बीन मूव्ड आउट ऑफ ईरान। हम्म। हम्म। ईरान ने वहां रखा नहीं है। ईरान ने अपने पास रखा ही नहीं है तो फिर कोई उसका मतलब ही नहीं होता। अब बिल्कुल। एक ही चीज हटा देती है, मिसाइल का प्रोडक्शन, मिसाइल प्रोडक्शन ही नॉट। ठीक है। आज जहां तक अब जैसे बता रहा था कि ईरान की भी कंडीशन तो वैसी है कि ईरान को भी तो अपने पैसे चाहिए, उसको पैर पे खड़ा होना है। तो अमेरिकन हो सकता है कि अमेरिकन कंपनी कहेगी हम पैसा लेंगे, आप आपसे डेवलप करेंगे। तो हम्म। इसमें भी अमेरिका डायरेक्टली कुछ फायदा उठा ही लेगा। बिल्कुल। अगर बाहर की कंपनियों को ना दे, खाली अमेरिकन कंपनी दे और कहेगी हम आपको जब सेक्शन हटाया है, एयरक्राफ्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, तो हो हम्म। सकता है कि ईरान चाहेगी मैं भी अपनी आर्मी मजबूत करूँ, एयरफोर्स मजबूत करूँ, लेकिन उसमें कंडीशन लग सकती है कि आप यूएस का ही खरीदो। सर, तो इजराइल के लिए अब क्या स्थिति बन गई है? क्या इजराइल के लिए अब बन गई कि करो या मरो, या फिर झुक जाओ उनके सामने? क्योंकि इजराइल ने भी कहीं ना कहीं अपनी शर्तें रख दी हैं कि भाई हिजबुल्लाह को हम छोड़ेंगे नहीं, अटैक लगातार करेंगे लेबनान के ऊपर। ईरान को लेकर अब इजराइल की क्या स्ट्रेटेजी होगी सर? क्या वो इस युद्ध विराम को मान जाएगा? और भविष्य के लिए आप क्या राहें देखते हैं इजराइल के लिए, खासतौर से अगर बात करूं तो मैं? देखिए, इजराइल का भी एक्चुअली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नहीं है, बिकॉज नेतन्याहू खुद ही करप्शन केस में फंसे हुए। जब तक हम्म। ये वॉर चलता रहेगा, नेतन्याहू बचे रहेंगे, नहीं तो वो जेल में जाएंगे। अब ग्रेटर इजराइल का सपना तो बहुत लोग देख रहे थे। ठीक है। वेस्ट बैंक हो, गाजा हो, सब जगह। अभी देखिए गाजा स्ट्रिप पे जो हमास उठे हैं, ईरान ने सपोर्ट किया है, लेकिन पहले अमेरिका और इजराइल ने सपोर्ट किया है हमास को। हम्म। जितने पैसे दिए थे उन्होंने पीएलओ को, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर करने के लिए, हमास को मजबूत करने की कोशिश की। सब कुछ हम्म। पैसा इन्होंने दिया। अब उतना भी उनके इंटेलिजेंस को नहीं पता चल पाएगा कि हमास वाले हम यहाँ सुरंग बना रहे हैं और अपने आर्मामेंट्स लेके आ रहे हैं। वो अपने आप को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं। इसका नतीजा ये 2 साल से 3 साल से ये लोग झेल रहे हैं। अब इसराइल का एक ग्रेटर वजह, अगर लेबनान का सदर लेबनान कब्जा करने में अगर वो सफल रहता है और उसको रिटेन कर लेता है, और ईरान कहे कि मैं ज्यादा कब्जा नहीं करूंगा, ना कुछ बोलूंगा, ना हिजबुल्लाह का सपोर्ट करूंगा, तो अब इसराइल भी मान जाएगा। बिकॉज इसराइल की लड़ाई ईरान से इसलिए है कि ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह इनको में फायर करता है, हमास को गोली देता है, वो भी फायर करते हैं। तो हो सकता है कि पूरा रुख तो नहीं बंद कर पाएगा, लेकिन कुछ कम कर देगा। लेकिन एक देखो, इजराइल को भी वॉर रुकना पड़ेगा ना, इजराइल को भी बॉम्बिंग रोकनी पड़ेगी, तभी हिजबुल्लाह रुकेगा।
हम्म। ये जो इसराइल जो जेनोसाइड कर रहा है सदर्न लेबनान में, ये अमेरिका में बहुत लोग नाराज हैं। हम्म। एक्चुअली क्लियर कट जेनोसाइड हो रहा है, लोगों को ऐसे ही मारे जा रहा है, ऐसे ही गिराया जा रहा है। बट बिल्कुल। हिजबुल्ला के पास कहाँ जमाना वो अटैक करना। ये जो लड़ाई होगी, कितना कब्जा करके कब रुकेगा, ये हिजबुल्ला को एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं, ये इसमें देखना पड़ेगा। लेकिन ईरान से और ईरान की सपोर्ट भी चलती रहेगी, तो इजराइल की जो लाइफ है वैसी ही चलती रहेगी जो हमेशा चलती आ रही। सर बिकॉज मिडल ईस्ट इजराइल के को लिए जो है कितनी बड़ी राहत ना, देखते हैं आप? ये मिडल ईस्ट के लिए कितनी बड़ी राहत देखते हैं, चाहे ओमान हो, कतर हो, यूएई हो, बहरीन हो, तमाम ऐसे देश हैं जो इस युद्ध की आग में झुलस रहे थे और नुकसान उनका भी बहुत हुआ है। उनके लिए ये कितनी बड़ी राहत है? क्या उनको भी लिए भी रास्ते खुल गए हैं अब अपने इस पूरे युद्ध के दौरान सर विकास करने के लिए आगे? देखिए मिडिल ईस्ट वाज डूइंग वेरी वेल। टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर रहे थे। हम्म। अबू धाबी, दुबई सब बढ़े जा रहे हैं। हम्म। तो उस सिचुएशन में वापस आना तो बहुत समय लगेगा। हम्म। जितनी तबाही उन्होंने देखी है, जितना लोगों का झुकाव था, ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट हैवन था, ये सब हम्म। इंप्रेशन तो खराब हो चुका है। बिल्कुल। अभी कहीं नहीं रहा। बिकॉज जिनको इन्होंने रखा था कि हमें सुरक्षित रखेंगे अमेरिका की फोर्सेस, वो खुद ही भाग खड़ी हुई। हम्म। अब नतीजा यही है कि इन देशों को थोड़े बहुत आर्म्स खुद ही खरीदने पड़ेंगे, और ईरान की भी बात माननी पड़ेगी। बिकॉज ईरान के लिए तो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है ये, बहुत सॉफ्ट टारगेट है। इनको अपना एयर डिफेंस बहुत मजबूत करना पड़ेगा। अब फिलहाल राहत जो पिछले 1 महीने चला तो उससे तो काफी राहत हो गया, लेकिन ओवरऑल राहत तो अभी कुछ ज्यादा नहीं मिलेगी, बिकॉज इनको अपना खर्च करना पड़ेगा। और जो सच कहा पूरा है। इन्वेस्टमेंट आ रहा था बाहर से, कहते थे ना कि भाई अगर टैक्स बचाना है तो दुबई जाओ, और अब बताएं जान बचाना है तो भारत भाग के। हैं, ये क्या तो सर? इंप्रेशन बन गया था बिकॉज बिल्कुल। है, ये तो वनरेबल हो गए बिल्कुल ही, वो नहीं है। बिल्कुल। अभी ओबी सर, केवल मेरा समय कब अंतिम लगेगा। सवाल आपसे रहेगा, क्या इस पूरे युद्ध विराम में चीन की चालबाजी में अमेरिका, ईरान फंस गए और चाइना कहीं ना कहीं अपर हैंड लेके बैठ गया? चालबाजी चीन की कामयाब हुई सर? डेफिनेटली मैं चाहेंगी चालबाजी नहीं कहूंगा कि चीन ने वॉर नहीं शुरू। वॉर तो शुरू इसराइल ने और ट्रंप ने किया था। ये जो गलती का बहुत ज्यादा फायदा चाइना ने उठाया, इनकी गलती का, इनके गलत स्टेप का, इनके गलत डिसीजन का चीन ने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करके अपने पक्ष में सब कुछ लेके आया। हम्म। जहां तक विश्व शांति का असर है, ये कहेंगे चीन ने ही कराया। और मिडिल ईस्ट के जितने भी अब देश है, जितना भी गैस और जो भी जाता है, ये भी चीन के प्रति तो उनका व्यवहार अलग होगा ही, बिकॉज चीन के इंटरफेरेंस ही कम होगा। अदरवाइज मिडिल ईस्ट तो तबाही की तरफ जा रहा था। इसराइल के बिल्कुल। पास एक और टारगेट पड़ा हुआ था अच्छी तरीके से, वो डीसैलिनेशन प्लांट। हम्म। वो डीसैलिनेशन प्लांट पर तो 90% से लेकर 76% जनता जीती है, मतलब मिडिल ईस्ट में बिल्कुल। 90%। तो ये अगर करता तो बहुत तबाह हो जाते। तो ये लोग तो वनरेबल हैं चाइना के, उनके ईरान के हाथ में। लेकिन इनको ये भी पता है कि ईरान तभी करेगा अगर चाइना मना करेगा तो ईरान उसकी मना। मान जाए। बिल्कुल। तो ईरान सर। के मतलब नाउ इंडायरेक्टली कही कि ईरान का कंट्रोल हो गया। अब यूनिट पर जो अमेरिका कंट्रोल कर रहा था, अब चाइना के इस एरिया में चाइना का इंटरफेरेंस अमेरिका के ज्यादा बढ़ गया है। तो वी सर कैन इस सी बीच कि एक नाउ खबर और आई है ओपी सर, इस बीच एक खबर और आई है कि जब ये युद्ध विराम की घोषणा हुई है, भारतीय होम मिनिस्टर विदेश मंत्रालय ने ये एडवाइजरी जारी की है, खास तौर से ईरान के लिए, कि ईरान में जो भारतीय लोग हैं वो जल्द से जल्द ईरान को छोड़ दें। ये भारतीय दूतावास ने वहां पर जानकारी शेयर की है भारतीयों के साथ। आप इस स्टेप को किस तरह देखते हैं सर? क्या कोई ऐसा सेंस लगा है भारत को, लगा होगा कि नहीं वहां से निकल जाना बेहतर रहेगा क्योंकि भविष्य में कुछ भी वहां पर हो सकता है, या जो बात अभी कही थी कि पाषाण युग में पहुंचा देंगे, वो स्थिति अभी भी बनी हुई है? अगर वो स्थिति आने से पहले ही भारतीय वहां से निकल जाएं, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा भारतीय सरकार ने जता दिया है। और क्योंकि पीस टॉक भले ही हो रही हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर लगा हुआ है। देखिए जहां तक भारत की कूटनीति और डिसीजन का सवाल है, मीन्स उनके पास ज्यादा इनपुट्स है। तभी आप जब बात कर रहे हो, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। अगर इसकी संभावना ना के बराबर होती तो वो कहते कि ओके कोई बात नहीं, रुके रहो। लेकिन कुछ संभावना अवश्य है। और ट्रम्प की रिलायबिलिटी फैक्टर देख के क्या कहते हैं कि कहेंगे अच्छा समय मिला हुआ, 2 हफ्ते में जितने भारतीय वापस आ जाए। तो ये एक देश का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, अपने सिटीजन को, अपने लोगों को बचा के लाने। ये नहीं कह रहे हैं कि आप समय है आप रुके रहो। इसका मतलब कुछ अपना रिसर्च गवर्नमेंट अपना कर रही है, इनपुट्स पर रिसर्च कर रही होगी। तो ये अंदेशा उन्होंने बिल्कुल लगाया हुआ है, एंड उसके ऊपर उनकी प्रोबेबिलिटी सहमति काफी है कि ये कुछ रिएक्शन अवश्य हो। इसके पहले जब तक टाइम है अपने लोगों को सुरक्षित ले आ सके। अब अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि शायद ना हो, लेकिन इसकी संभावना निश्चित रूप से है।
और ये देश ने ये कदम लिया हुआ, ये मैसेज लिया हुआ और ये कोशिश की है। इसका मतलब कि ट्रंप के जैसे लगेगा कि हम मैं कंफर्टेबल हूँ, तो फिर भी एक रिएक्शन कर सकते हैं, जिसको फिर ईरान पे जवाब देना है। इसकी संभावना जितेंद्र बिल्कुल वी शुड बी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी डिसीजन कर रहे हैं, हमें उनके पक्ष में मत और उनके विचारों का ध्यान में हमें रहना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है और ये ट्रंप का जो बिहेवियर है, उसको देख के लोग यही विचार लगाते हैं, यही अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी कुछ कर सकते हैं। सर इसमें ये कहना गलत तो नहीं होगा, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस बात को कहें कि हाँ, कहते हैं ना कि कायर हमेशा पलटकर वार करता है चुपके से। क्या अमेरिका भी उसी ढर्रे पर आ गया है? या जितेंद्र, ये आपने तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। ये ना वो डरा हुआ है, जो भिगा हुआ है ना, खुद पागल कुत्ते जैसे होते हैं, कुछ नहीं बिहेव करते सडनली उठ के काट लेते हैं। तो ये बात तो ये ट्रंप इसमें बिल्कुल ही ठीक बैठती है। बिकॉज इसका बहुत ज्यादा क्या कहते हैं खून पी रखा हुआ है, बहुत बदनामी हुई है। भले ही कुछ भी करते रहे हैं, लेकिन वो फेस करने के काबिल नहीं। बदनामी तो बहुत हुई है। इस बदनामी का अगर मौका मिले, कोशिश करें तो रिएक्ट अवश्य कर सकते हैं, बशर्ते वहां की सिचुएशन इनको परमिट करे। सिचुएशन ऐसी हो कि जहां पर थोड़ा सुरक्षित हो, थोड़ा मजबूत लगे, तभी निश्चित रूप से पलटवार करें। लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे कि उनकी स्थिति खतरे में हो, इम्पीचमेंट की तैयारी हो रही है, तब ये वो कुर्सी उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी दिन इज्जत के लिए। हम्म। कि पलटवार करना बिल्कुल जितने सहमत हूँ। ईरान भी तैयार बैठा हुआ है कि पलटवार कभी भी हो सकता है। पागल कुत्ते के सामने खड़ा हो, कब काट लेगा पता ही नहीं है। ठीक है, तो उसको डंडे पर रखे रहो, नजर रखे रहो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नजर रखना, नजर अच्छी हम्म। रहेगी, दिखाई पड़ता रहेगा। प्लस बैकग्राउंड में वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तुम भी अपनी तैयारी करते रहो। नहीं तो जल्दी सीज फायर में ये होता है कि हम उनके एयर डिफेंस इक्विपमेंट कम हो गए, उसको रिप्लेनिश करेंगे, फिर से हम अटैक कर लेंगे। तो ईरान भी अपनी मिसाइल कम हो गई है, मिसाइल मजबूत कर से बना रहा है। तो देखिए, सब चीज की बिल्कुल। संभावनाएं हैं। लेकिन हम हम्म। यही चाहते हैं कि देश विश्व के हित में ही होगा कि ये सीज फायर थोड़ा लंबा चलता रहे। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और पूरा विश्व चाहता है कि शांति हो और युद्ध कहीं ना कहीं, युद्ध विराम है आगे ना, आगे युद्ध ना हो पाए, युद्ध विराम तक ही सीमित हो जाए और बातें सभी एक दूसरे की मान ली जाए ताकि पूरे विश्व में शांति फैल सके। और सर बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए कि जो युद्ध विराम हुआ है उसके क्या असर आगे हमको देखने को मिलेंगे। और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब 10 तारीख के बाद से पीस टॉक शुरू होंगी, जो वार्तालाप शुरू होंगी, क्या कुछ नतीजे उसके निकल कर आते हैं। क्योंकि भारत के लिए वो पीस टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से अपने लोगों को ईरान में कह दिया है कि देश छोड़कर वहां से निकल जाइए, भारत वापस आ जाइए, कहीं ना कहीं उम्मीद इस बात की है भारत को भी कि आने वाले दिनों में शायद अमेरिका पलटवार दोबारा करेगा। और इस बार पलटवार ऐसा करेगा कि जो बात कह रहा था कि पाषाण युग में हम पहुंचा देंगे, उसकी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर। थैंक यू।